गाजा की जंग में अब इसराइल बुरी तरीके से फंस चुका है। भले ही पश्चिमी मीडिया में खबरें इसराइल की जीत या बढ़त जैसी दिखाई जा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत तक कुछ और आ रही है। दरअसल ये जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं, इसराइल के भीतर भी लड़ी जा रही है और इस बार मोर्चा है मन का। उत्तरी इसराइल के सैन्य अड्डे पर एक और सैनिक ने खुद की जान दे दी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले हफ्ते गजा से लौट रहे एक अन्य जवान ने भी मौत को गले लगा लिया था। और अब यह सिर्फ आइसोलेटेड घटनाएं नहीं, ये एक बड़ा संकेत है एक गहरे मानसिक संकट का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2023 से गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 43 इस्राएली सैनिकों ने खुद का जीवन समाप्त कर लिया है। इनमें से कई जवान वो थे जो सीधे युद्ध क्षेत्र से लौटे थे, कुछ वो जो ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन जंग का असर उनके भीतर उतर चुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस्राएली सेना यानी आईडीएफ पर इन मामलों को छुपाने के आरोप लगाए गए। कई सैनिकों का अंतिम संस्कार बिना सैन्य सम्मान के किया गया, चुपचाप, बिना घोषणा, बिना जवाब। इस पूरे मामले में अब परिवार भी सवाल उठा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि जब उनके बेटे युद्ध से लौटे तो क्या सेना ने उनकी मानसिक स्थिति को समझा या फिर उन्हें सिर्फ एक सैनिक संख्या मान लिया गया। इसी के साथ एक और मुद्दा उठ रहा है, प्यूमा बख्तरबंद गाड़ियों की खामियां। परिजनों का आरोप है इन गाड़ियों में सुरक्षा की भारी कमी है, जिसके कारण कई जवानों की जिंदगी समय से पहले खत्म हो गई। अब इस्राएली संसद नेसेट में इस पूरे मामले पर आपात बहस हो रही है। सैनिकों की मानसिक हालत, युद्ध के लंबे प्रभाव और तकनीकी विफलताएं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन सभी सवालों ने सरकार और सेना दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इधर हमास समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को नैरेटिव में अपने पक्ष में मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है इसराइल की सेना बाहर से नहीं, अंदर से टूट रही है। और सच यही है, गजा की जंग अब केवल रॉकेट और टैंक की नहीं रही, अब यह मनोबल और भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। जब सैनिक खुद जीवन छोड़ने का फैसला करने लगे तो सवाल सिर्फ युद्ध की नीति पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की आत्मा पर खड़े होते हैं। फिलहाल हमास और इसराइल में सीज फायर को लेकर लगातार बातें हो रही थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो मिडिल ईस्ट से आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि अब यह बातचीत पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या फिर उनकी कैबिनेट इस मामले को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या सैनिक परिवारों की मांगों को माना जाएगा? क्या गजा में वापस से शांति लौटेगी? क्योंकि अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लाल सागर में हूतियों ने पिछले कुछ दिनों में अचानक हमले तेज किए और तबाही मचाई। उससे सबसे बड़ा झटका इजराइल को लगा है, क्योंकि हूतियों ने या तो इजरायली जहाजों को निशाना बनाया या फिर इजराइल के मित्र देशों के जहाजों को। अचानक से लाल सागर में हूती ग्रुप के एक्शन से ब्रिटेन तिलमिला उठा है। ब्रिटेन ने नाराजगी जताते हुए लाल सागर में हूती ग्रुप के जरिए समुद्री जहाजों पर हमला करने की निंदा की है। हाल ही में हूतियों ने 2 समुद्री मालवाहक जहाज पर हमला करके उसे समुद्र में डुबो दिया था। हूतियों की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि ये दोनों जहाजों का संबंध इजराइल के साथ था। नाविकों ने उनकी चेतावनी का उल्लंघन किया। इन हमलों में 4 नाविकों की मौत भी हो गई थी। इस बात की पुष्टि खुद ब्रिटेन ने की है। बाकायदा ब्रिटेन ने इस घटना पर एक बयान जारी करते हुए कहा, जिस लाइबेरिया ध्वज वाहक जहाज इंटरनिटी सी पर हमला हुआ था, उन पर सवार कई कर्मचारी अभी भी लापता हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के यमन स्थित दूतावास ने इंटरनिटी सी के सभी चालक दल के सदस्यों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई करने की मांग की है। हूतियों ने इस जहाज पर हमले के बाद डूब रहे कई कर्मचारियों को बचाया था और अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिटेन ने मैजिक सी और इंटरनिटी सी जहाजों पर हूती हमलों की निंदा की है। ब्रिटेन के यमन स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
यूनाइटेड किंगडम लाल सागर में मालवाहक जहाजों मैजिक सी और इंटरनेटी सी पर हूती हमलों की निंदा करता है। हूतियों के हमले के बाद जहाज डूब गए और कम से कम 4 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कई अभी भी लापता हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लाल सागर में हूती ग्रुप के मिलिट्री एक्शन को ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन ने कहा कि इन हमलों से क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी और यमन को शांति के स्थायी मार्ग से दूर और धकेलने का खतरा अब बन गया है। ब्रिटेन ने हूतियों से अपील की है कि हूतियों को अपना हमला तुरंत बंद करना चाहिए। बता दें आपको, लाल सागर में हूतियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कहीं न कहीं हूतियों के इन हमलों और ताकत से इजराइल डरा हुआ है और इसी वजह से नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि हूतियों के साथ अमेरिका युद्ध विराम तोड़ दे, ताकि हूतियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और उनसे हमलों का बदला लिया जा सके। वहीं हूतियों ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल घुटने नहीं टेकेगा, उनके इस तरीके के हमले जारी रहेंगे। लाल सागर में आपको बता दें, लगातार हूती अपनी ताकत दिखा रहे हैं और यही वजह है कि अब नेतन्याहू ने यूएस प्रेसिडेंट यानी कि ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो अपना सीज फायर उनके साथ तोड़ दें, ताकि हूतियों को हर हमले का जवाब दिया जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि नेतन्याहू की बात को ट्रंप मानते हैं या फिर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच चल रही कूटनीतिक और सैन्य तनातनी अब खुली जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला है। अरागची ने साफ साफ कहा कि नेतन्याहू खुलेआम अमेरिका की ईरान नीति को निर्देशित कर रहे हैं। यह बयान नेतन्याहू की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल रेंज को 480 किलोमीटर तक सीमित किया जाना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे न सिर्फ अमेरिकी संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप बताया, बल्कि नेतन्याहू को युद्ध अपराधी करार देते हुए कहा। गाजा से लेकर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर गुप्त हमलों तक नेतन्याहू की हर योजना नाकाम रही। अरागची ने इजरायली नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे हर मंच पर ईरान की वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण प्रगति को रोकने की नाकाम कोशिशें करते रहे हैं। अरागची ने कहा, 40 साल की वैज्ञानिक मेहनत और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च को नेतन्याहू बयानों से नष्ट नहीं कर सकता। ईरान की ताकत उसके लोगों की प्रतिबद्धता और ज्ञान पर आधारित है, न कि बाहरी मंजूरी पर।